Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our chapter wise MCQ series. As promised, मैं आज लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में भी बताया था कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दोनों हमारे बॉटनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनका वेटेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कितना वेटेज है इस चैप्टर का स्पेसिफिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. और आप लोग पूछो उसके पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो MCQs हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं ये फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा और नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि नर्सिंग CET और फार्मेसी की CET दोनों में सेम MCQs पूछे जाते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 7. ये रहा आपका फर्स्ट MCQ. आपको MCQ आंसर करते टाइम अपने सामने एक बुक रखनी है और जो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रही हूँ इसका आंसर आपको अपनी बुक में लिखते जाना है, क्योंकि सबको कंपलसरी वीडियो के एंड में अपने मार्क्स कमेंट करने हैं. चलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताया गया है. गिबरलिन्स हार्मोन प्ले रोल इन द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स. करेक्ट. गिबरलिन हार्मोन इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाता है. द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ ड्राई सीड सोक्ड इन वाटर इज द आउटकम ऑफ ग्रोथ. अगर आप सीड को पानी में रखते हो और पानी सोक करने की वजह से वो सीड का साइज बढ़ जाता है तो वो ग्रोथ का डेफिनेशन नहीं है. ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन की वजह से जो ग्रोथ होती है. पानी पीने की वजह से सेल का साइज बढ़ गया तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ग्रोथ इज अकम्पलिश्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल ग्रोथ होती है, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं. फोटोट्रॉपिक यानी कि लाइट. तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन. यानी कि कोल्यूप्टाइल एवेना इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब सनलाइट मिलती है तो सनलाइट के वजह से ऑक्सिन हार्मोन अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए हमको ये प्लांट में कर्व देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया था अपने सामने 1 मार्क्स ऐड कर लो. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा चलो आपको आंसर भी यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं. अब आंसर देख के आप बताओ कि कौन सा ऐसा फेज है जहां पर हमको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है. सेल फॉर्मेशन वाला फेज फर्स्ट फेज होता है. ये बहुत ज्यादा स्लो फेज होता है क्योंकि यहाँ पर अभी सेल बन रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सबसे स्लो वाला फेज है. जो बीच का फेज होता है सेल इलोंगेशन, ये सबसे फास्ट फेज होता है. यहाँ पर लिखा भी है इट इज एन एक्सेलरेटेड फेज, यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से सेल्स डिवाइड होते हैं. और मैचुरेशन फेज फिर से स्लो हो जाता है. दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो. तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको इलोंगेशन वाले फेज में देखने मिलती है. राइट. तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया था अपने आप को 1 मार्क्स रिवॉर्ड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टिश्यू कल्चर टेक्निक, यहाँ पे इन आएगा. इन टिश्यू कल्चर टेक्निक मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन ऑफ शूट एंड रूट इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डैश एंड डैश हार्मोन. देखो जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट करते हो तो यहाँ पर रूट और शूट डेवलप करने के लिए हम प्लांट को कुछ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से या तो रूट का डेवलपमेंट होगा या तो शूट का डेवलपमेंट होगा. तो वो 2 हार्मोन्स कौन से हैं जो रूट और शूट डेवलप करते हैं. यस, आपको हिंट देने के लिए मैं आपको ये पैराग्राफ दिखा देती हूँ. अब बताओ, अब तो आप इजीली बता सकते हो. दिख रहा है ना सबको. हाँ. तो वो 2 हार्मोन्स कौन से हैं जो रूट और शूट डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यस. यस, क्या आएगा इसका आंसर. ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशियो की वजह से हमारे प्लांट में रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है. यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. अ लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन, मतलब अगर मैंने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का लो रेशियो रखा तो रूट डेवलपमेंट होगा, प्लांट में रूट ग्रो होंगे. और अगर हमने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का हाई रेशियो रखा, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का हाई रेशियो रखा तो प्लांट में शूट डेवलप होगा. मतलब जो टिश्यू कल्चर में हम प्लांट ग्रो करते हैं उसमें हमको शूट की डेवलपमेंट देखने मिलेगी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा. ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो. गिबरलिन हार्मोन प्लांट की हाइट बढ़ाता है, डोरमेंसी वगैरह ब्रेक करता है
ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस करता है, लेकिन ये शूट और रूट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इथिलीन हार्मोन फ्रूट्स को पकाता है, इसका रूट और शूट में कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organism is growing in a natural environment, the characteristic growth curve obtained is dash। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बताओ। यस, द कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑब्टेन्ड, हमको 3 फेजेस देखने को मिलेंगे उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में। लैग फेज यानी कि सबसे स्लो वाला फेज जब सेल फॉर्म होता है, फिर आता है लॉग फेज यानी कि सेल का इलोंगेशन हो रहा है, और लास्ट में आता है मैचुरेशन फेज विच इज द थर्ड फेज। तो यहाँ पर हमको तीनों फेजेस देखने मिलते हैं, और जब हमको तीनों फेजेस देखने मिलते हैं तो हमको यहाँ पर सिग्मोइड कर्व देखने मिलता है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो होता है तो वो सिग्मोइड कर्व रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट मैच बिटवीन द प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। यस, क्या आएगा इसका आंसर, फाइंड आउट द करेक्ट मैच बिटवीन द प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू। इसमें है नहीं, इसमें फिर के लेके आ जाओ, ये रख दो, इसमें आधा लेके। सो ये देखो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का एग्जांपल देखो, पैरेनकाइमा इन हाइड्रोफाइट्स दे डेवलप लार्ज शिजोजेनस इंटरस्पेसेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। तो पैरेनकाइमा इन हाइड्रोफाइट्स, यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन प्रोसेस में पैरेनकाइमा टिश्यू दिखाई देते हैं, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, 2 बार डी डिफरेंशिएशन दिया है। देखो डी डिफरेंशिएशन में क्या बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम बिटवीन पैरेनकाइमा सेल्स। ये देखो डी डिफरेंशिएशन में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, और ये वाला जो है सेल्स बिटवीन वास्कुलर बंडल्स एंड इनरमोस्ट लेयर। तो ये बी का आंसर आएगा 4। एक मिनट, आपको पेयर फाइंड आउट करना है, मैच द कॉलम नहीं करना है, आई एम सो सॉरी। आपको ना पेयर फाइंड आउट करना है, कौन सा पेयर करेक्ट है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये वाला करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन डी डिफरेंशिएशन में हमको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम देखने मिलता है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में हमको पैरेनकाइमा सेल्स देखने को मिलते हैं, दिस इज करेक्ट, लेकिन कॉलनकाइमा सेल्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला है। रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस में हमको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दिस सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है कि पैरेनकाइमा सेल्स देखने को मिलते हैं और ये सेल्स आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं। तो पैरेनकाइमा सेल्स जब मैच्योर होते हैं वो कोलनकाइमा बन जाते हैं, और फिर कोलनकाइमा के बाद स्क्लेरेनकाइमा बनता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ऐसा पेयर फाइंड आउट करना था, मैं भी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई, ठीक है। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी हमारी चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी न्यूली सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारी चैनल पे आपको सीईटी का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, 1 शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे करवाए थे, इस साल भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लाइव सेशंस भी लेकर आती हूँ, लाइव सेशन में मैं आपको पीवाईक्यूज की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती हूँ, और आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिले इसीलिए हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है, इस ऐप का जो नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमने बहुत सारा फ्री मटेरियल अपलोड किया है। यहाँ पर हमने आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। ये जो मॉक टेस्ट वाला फोल्डर है, इसमें आपको 200 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और एमसीक्यू फ्री में प्रैक्टिस करना है तो एमएसटी सीईटी 2025 वाला फोल्डर चेक करो, एमएसटी सीईटी 2025, इस फोल्डर में आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर फ्री मटेरियल चाहिए तो आप नर्सिंग सीईटी का सैंपल पेपर चेक करो, एमएसटी सीईटी 2021 के हमने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ दी है, बहुत सारा फ्री मटेरियल हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको
एक्चुअल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने कोई बाहर ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगाया है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4,000 एमसीक्यूज हमने आपको दिए हैं। आपको हमने 34 मॉक टेस्ट दिया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि आपको 3,400 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। और फिर हमारे सीईटी में 19 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का हमने आपको 3 मॉक टेस्ट दिया है, 3 मॉक टेस्ट मिलाकर 60 एमसीक्यू होता है, तो 19 इंटू 60, यहाँ पर भी आपको 500-600 एमसीक्यूज मिल जाते हैं। मतलब 3 से 4,000 एमसीक्यूज आपको हमारे ये मॉक टेस्ट वाले कोर्स में मिल जाएंगे। तो जिनको जेन्युइनली मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, आप इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, आपका सीईटी अच्छा जाएगा, आई कैन अश्योर इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या हमको देखने मिलता है, ये 2025 का बोर्ड्स क्वेश्चन है। डेवलपमेंट प्रोसेस का लाइफ साइकिल पूछा है, तो देखो डेवलपमेंट प्रोसेस में हमको क्या क्या देखने मिलता है। यहाँ पर हमको सीड जर्मिनेशन देखने मिलेगा, यस। यहाँ पर हमको सीड का मैचुरेशन देखने मिलेगा, यस। यहाँ पर सीड की ग्रोथ हमको देखने मिलेगी, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमको देखने मिलेगा, यस, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सीड का सेनेसेंस हमको देखने मिलेगा, यस। तो हमको ये सारे फीचर्स देखने मिलते हैं जब हम प्लांट की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर डी लिखा है, जल्दी जल्दी खुद को 1 मार्क्स दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्लास्टिसिटी इन प्लांट्स इज डैश। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? देखो एक सिंपल, मैंने ना अपने बच्चों को वरदान बैच में जब मैं लेक्चर ले रही थी तभी मैंने उनको एक ट्रिक बताया था। जैसे अपना प्लास्टिक एकदम फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक को जो भी शेप देंगे वो उसी शेप में एडजस्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर प्लास्टिसिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो सेल है या हमारा जो प्लांट है, ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से और अपने न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिम्युलस के हिसाब से हमारा प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर लेता है। तो बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलस एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जब हमारा प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर लेता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। द एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर, द कैपेसिटी टू बीइंग मोल्ड, या फिर द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स in response to different environmental and internal stimulus and also different phases of life, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अलग अलग फेज में अलग अलग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, जैसे कि यंग स्टेज में लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, एडल्ट स्टेज में अलग है। धनिये का प्लांट ले लो, लीफ यंग स्टेज में अलग होता है, मैच्योर स्टेज में अलग होता है, यस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following kills dicot weeds without affecting monocot crops? बताओ, yes, which of the following kills dicot weeds without affecting monocot plants? अभी वीड मतलब क्या होता है? एक वीड तो अपना गांजा होता है, चरस गांजा। दूसरा वीड क्या होता है? वीड एक जंगली घास होती है। अभी जहां पर मुझे खेती करना है, जहां पर मुझे चावल गेहूं या कोई भाजी उगानी है, मैंने उस मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले हैं, उस मिट्टी को बहुत सारा न्यूट्रिएंट दिया है, मैंने बहुत देखभाल की है उस मिट्टी की। अब उस मिट्टी में मुझे जो प्लांट उगाना है वो प्लांट की जगह पे कुछ और ही उग रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो मुझे उस जंगली घास को काट के फेंकना है, लेकिन मैं एक एक घास को पकड़ पकड़ के नहीं काट सकती, तो मुझे कुछ ऐसा हार्मोन स्प्रे बनाना पड़ेगा जो उस जंगली घास को काट दे और मेरे बाकी के प्लांट्स को नुकसान भी ना हो। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन हम इसको हर्बिसाइड के जैसा भी काम करते हैं। ये डाइकॉट वीड्स को उखाड़ के फेंक देता है और मोनोकॉट प्लांट्स को कुछ नुकसान भी नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन है, कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं? 2,4-D, यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिबरलिंस कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। अभी एक फंक्शन हमने पढ़ा है कि गिबरलिंस प्लांट की हाइट बढ़ाता है। यहाँ पर क्या बोला है कि गिबरलिंस सीड जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन करने के लिए क्या हमको चाहिए कि हमारा जो सीड है उसका डोरमेंसी ब्रेक होना चाहिए, मतलब सीड के बाहर का जो टफ कोट होता है वो कोट हमको निकालना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ डोरमेंसी ब्रेकिंग, ठीक है। तो गिबरलिन हार्मोन ये कैसे करता है? क्योंकि गिबरलिक एसिड के पास एक स्पेशल एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम।
हमारा जो सीड कोट होता है वो स्टार्च से बनता है, तो स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो गिबरेलिक एसिड है, इस गिबरेलिक एसिड के पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन, इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइजिंग अमाइलेज एंजाइम है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, सीड कोट को ब्रेक करके डोरमेंसी तोड़ देता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट हो जाता है, सीड के अंदर से कॉटिलिडॉन्स बाहर आ जाते हैं। So because of hydrolyzing enzymes, seed germination is done faster. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? यस, in a culture medium the shoot development can be induced in callus by adding dash. इन अ कल्चर मीडियम, अगर मुझे अपने प्लांट में, मतलब ये मेरा प्लांट है और ये प्लांट के अंदर मेरा कैलस है, अभी इस कैलस में मुझे शूट और रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। नीचे तो रूट होगा, यहाँ पर मुझे रूट और शूट की डेवलपमेंट करनी है, पर मेरा पहला फोकस शूट है। तो शूट की ग्रोथ करने के लिए मैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन का रेशियो लूंगी, लेकिन ये रेशियो लो होगा या हाई होगा, हमने अब भी डिस्कस किया था जस्ट कुछ एमसीक्यूज पहले। यस, ये देखो ये पैराग्राफ मैंने अभी बताया था ना कि अगर आप लो रेशियो लेते हो तो रूट डेवलपमेंट होगा, और अगर आप हाई रेशियो लेते हो तो शूट डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का लो रेशियो लेंगे कि हाई रेशियो लेंगे? अ लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन विल गिव रूट एंड हाई रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन, मतलब यहाँ पर साइटोकाइनिन का रेशियो हाई होना चाहिए और ऑक्सिन का रेशियो लो होना चाहिए, तो हमको शूट मिलेगा। और लो साइटोकाइनिन और हाई ऑक्सिन वैसा रहेगा तो रूट मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a physiological effect of auxin? अब ऑक्सिन हार्मोन के हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे, उसमें से यहाँ पर एक गलत ऑप्शन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? Which of the following is not a physiological effect of auxin? Auxin hormone initiates rooting in stem cutting. It promotes flowering in lychee and pineapple plant. ये करेक्ट है। It prevents fruit drop at early stage. मतलब ऑक्सिन हार्मोन हमारे फ्रूट्स को जल्दी गिरने नहीं देता, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सिन हार्मोन के वजह से बोल्टिंग प्रोसेस होता है क्या? गलत। बोल्टिंग प्रोसेस हमको किसके वजह से देखने को मिलता है? गिबरलिन हार्मोन के वजह से। मैम बोल्टिंग मतलब क्या होता है? जब आपके लीफ का साइज बड़ा हो जाता है तो ये लीफ ऐसे राउंड राउंड होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे आपस में ये सर्कुलर सर्कुलर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट, जो हमको रोज फ्लावर और कैबेज में देखने मिलता है। इस पैटर्न को बोलते हैं रोजेट पैटर्न। तो ये गिबरलिक एसिड की वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से नहीं होता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, तो जिसने जिसने आंसर डी सिलेक्ट किया है खुद को एक मार्क्स दे दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया है ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शंस। गिबरलिन हार्मोन का फंक्शन है बोल्टिंग एक्टिविटी करना, ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट? कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको ज्यादा धूप चाहिए? बताओ। हमने शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जाम्पल पढ़े थे, तो कौन सा हार्मोन है जिसको ज्यादा धूप चाहिए? लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या आएंगे? वटाना, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच। स्पिनच का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। सो दिस इज अ लॉन्ग डे प्लांट। वेरी सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइटोक्रोम पिगमेंट इज सेंसिटिव टू विच लाइट? देखो ये फाइटोक्रोम पिगमेंट क्या है? इट इज अवर फोटो रिसेप्टर। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट हमारा फोटो रिसेप्टर है। ये एक प्रोटीन पिगमेंट है जो लाइट रिसीव करता है। ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये हमारा लीफ है, लीफ के सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर फाइटोक्रोम पिगमेंट है। अभी फाइटोक्रोम पिगमेंट के दो टाइप होते हैं, एक PR और एक PFR। मतलब 680 नैनोमीटर्स वाला लाइट एब्जॉर्ब होता है और 730 नैनोमीटर्स वाला लाइट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फाइटोक्रोम पिगमेंट है, एक PR मतलब रेड लाइट और एक PFR मतलब फार रेड लाइट। एक 680 नैनोमीटर्स, एक 730 नैनोमीटर्स।
तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन रिफर्स टू, देखो जब हमारा सीड डोरमेंट होता है या समझो हमारे पास अच्छा एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल नहीं है या किसी रीजन की वजह से हमारा प्लांट जल्दी जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने प्लांट का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। हमारा जो प्लांट है उसकी सीड को हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं 1 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 मंथ। तो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे रखने की वजह से हमारे प्लांट में कौन सा प्रोटीन हार्मोन बनता है? लो टेम्परेचर की वजह से हमारे प्लांट में बनता है वर्नलिन हार्मोन। ये देखो यहाँ पर हम अपने प्लांट के सीड या सीडलिंग्स को 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं फॉर 1.5 मंथ। तो इसके वजह से प्लांट में वर्नलिन हार्मोन बनता है। ये वर्नलिन हार्मोन क्या करता है, प्लांट के जर्मिनेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का जो जुवेनाइल फेज है उस फेज को शॉर्ट कर देते हैं। मतलब प्लांट का जो यंग फेज है उस यंग फेज को छोटा कर देते हैं और प्लांट में जल्दी जल्दी फ्लावर्स बनवाना स्टार्ट करते हैं। हेस्ट करना यानी कि स्पीड बढ़ाना, तो यहाँ पर हम फ्लावर की स्पीड फास्ट कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट सर्व एज माइक्रो एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ? माइक्रो एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी कम चाहिए, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जो एलिमेंट ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, जो एलिमेंट कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो एलिमेंट्स कौन है? देखो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, तो ये तो भाई हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। पोटेशियम, बोरॉन, क्लोरीन, फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। पोटेशियम भी हमारे गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये भी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। करेक्ट, सो ऑप्शन क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री ऑफ मिनरल आयंस इन प्लांट रूट सेल्स बाय डिफ्यूजन इज डैश। डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे प्लांट में एंटर कर रहा है तो वो कौन से टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस करने के लिए हमको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो पक्का नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर हमको एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। तो बाकी ऑप्शंस में से क्या आएगा आंसर? इट विल बी पैसिव एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, आप एक सूखा कपड़ा पानी के ऊपर रखो, पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको कुछ एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको मिनरल्स दिए हैं, कौन से मिनरल की कमी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है वो आपको पूछा गया है। तो देखो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए और हेल्प के लिए मैं यहाँ पर ये कॉलम लेकर आई हूँ, ये थियोरी लेकर आई हूँ। कौन सी बीमारी कौन सी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अब आप मैच करके बताओ। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम की वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। ये देखो, तो या तो स्टंटिंग आएगा या तो क्लोरोसिस आएगा। यहाँ पर स्टंटिंग और क्लोरोसिस दोनों भी ऑप्शन नहीं दिया है, नेक्रोसिस वाला ऑप्शन आ सकता है क्या? पोटेशियम की कमी की वजह से नेक्रोसिस होता है, तो एक ऑप्शन हम ये लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का आंसर 2 आएगा। अगर ए का आंसर 2 है तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन बाकी भी चेक करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। कैल्शियम का आंसर इधर नहीं दिया है, मैग्नीशियम। ये देखो, अगर मैग्नीशियम कम है तो हमारे प्लांट में क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिले इन फ्लावरिंग। ये एक्चुअली आपका वो जो टेबल है ना, मिनरल डेफिशिएंसी वाला जो टेबल है, उसमें से आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आने के चांसेस है आंसर? यस, बोलो।
मैच द कॉलम 1। एक मिनट रुको, हाँ, अगर मैं नाइट्रोजन और पोटेशियम देखूं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब ये नाइट्रोजन और पोटेशियम, इधर देखो, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम, यहाँ पर दो चीजें हैं ना, तो ये हमारी प्लांट की ग्रोथ को नहीं बढ़ने दे रहा आगे, ये प्लांट की हाइट को कम कर रहा है, ये सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलूं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, पोटेशियम, इट इज द लोकलाइज्ड डेथ ऑफ टिश्यू। अगर आप वो टेबल में चेक करोगे तो आपको वहां पर भी देखने मिलेगा कि कैल्शियम वगैरह की वजह से भी हमको नेक्रोसिस फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, डिले इन फ्लावरिंग, ये हमारे प्लांट को जल्दी फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करने देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार ये भी चेक कर लो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राइजोबियम मेक्स रूट नोड्यूल्स इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली, बताओ आंसर। यस, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये कौन से फैमिली वाले प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स फॉर्म करता है। रूट में जब हमको छोटे छोटे गोले गोले दिखाई देते हैं, ये देखो, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये स्पेशली कौन से प्लांट के रूट में नोड्यूल्स बनाता है, फेबेसिए फैमिली वाले प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, फेबेसिए फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एसे फॉर द इथिलीन इज डैश। इथिलीन हार्मोन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हमने अलग अलग टेस्ट पढ़ा था ना। गिबरेलिक एसिड के लिए हम अमाइलेज एक्टिविटी वाला टेस्ट करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के लिए एवेना कर्वेचर वाला टेस्ट करते हैं, सीलियोप्टाइल घास वाला टेस्ट, ये देखो ये वाला कॉलम, ऑक्सिन के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट, गिबरलिन के लिए अमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट, साइटोकाइन के लिए क्लोरोफिल टेस्ट, इथिलीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ट्रिपल पी टेस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बॉक्सेस में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, हमने अपनी चैनल पर लाइव एमसीक्यू सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज लेकर आती हूँ, लाइव सेशन में हम सॉल्व करते हैं, हम आपको एमसीक्यू शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू पोल्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज भी प्रोवाइड की है। अब आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है और वो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप हमारी चैनल को शेयर करोगे उतने बच्चों की हेल्प होगी, उतने बच्चों को पता चलेगा कि सीईटी का फ्री कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो। और अभी मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के बाद सब लोग एंड में अपना टोटल मार्क्स कमेंट करेंगे कि आप लोगों को आज कितने करेक्ट क्वेश्चंस मिले और कितने रॉन्ग, और जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं वो समझो, उन रॉन्ग क्वेश्चंस को टेक्स्ट बुक में वापस रीड करो और फिर उसको करेक्ट करके वापस से लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द लास्ट, आई होप दिस इज लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट, मुझे याद नहीं है, मे बी एक और क्वेश्चन हो सकता है। For the fixation of one molecule of nitrogen, the amount of ATP required is, ये तो इस साल बोर्ड में भी आया था, 2026 का बोर्ड क्वेश्चन है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए हमको कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, ये मैंने आपको तभी भी बोला था पढ़ने के लिए, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन वी नीड 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ये देखो 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ती है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह, और एक बोनस क्वेश्चन, मुझे तो लगा था लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। बेकेन डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डैश। इसका आंसर नीचे कमेंट करो। चावल की खेती में जब फंगस इन्फेक्शन लग गया था जापान में तो बेकेन डिजीज हो गई थी, तो बेकेन डिजीज कौन से फंगस की वजह से हुआ था, याद करो याद करो, बेकेन डिजीज कौन से फंगस की वजह से हुआ था, गिबरेला फ्यूजिक्यूराई की वजह से। और उस मिट्टी में कौन सा हार्मोन हमको मिला, गिबरलिन हार्मोन, सो गिबरलिन इज द राइट आंसर। तो आज आपके 21 में से कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगर आप मिनी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप वरदान बैच ज्वाइन करके सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री में सब मॉक टेस्ट मिलेगा।
और अगर कोर्स परचेस करते टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करने में आसानी हो रही है। अगर आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, चैप्टर पढ़ के नहीं आओगे तो एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊंगी चैप्टर नंबर 8, तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैप्टर को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स होने चाहिए, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतने जल्दी जल्दी मैं बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट वीडियो अटेंड करने से पहले चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट लेक्चर और चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी पढ़ के सब लोग कंपलसरी आना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।